कि हमने कोई भी अभी तक वेरिएबल नहीं बनाई। ये हमने डाटा तो बनाया, एक वेरिएबल बनाई है हमने जिसमें हमने डाटा रखा था, लेकिन रिएक्ट के अंदर एक रूल याद रखना है आपने, जो मोस्टली होता है कि अब तो चेंज हो गया कि ज़्यादातर रिएक्ट के अंदर ना SPAs बनते हैं। SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। जैसे मैंने रिएक्ट की वेबसाइट दिखाई थी आपको, वहाँ पे पेज जो है जो रिलोड नहीं होता, ठीक है। आप ऊपर गौर करोगे, यहाँ पे इसको देखोगे तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो रिलोड नहीं हुआ पेज। तो ये कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें मल्टीपल पेजेस होंगे लेकिन वो रिलोड नहीं हो रहे होंगे, ये पेजेस ही हैं डिफरेंट, ठीक है, लेकिन रिलोड नहीं होगा, उसी टाइम लोड हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो अब हमने कंसेप्ट देखना है स्टेट का, व्हाट इज स्टेट इन React.js, ठीक है। स्टेट क्या होती है ये आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है। इन React.js स्टेट इज अ बिल्ट इन मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिक्स जिसके अंदर इवॉल्व होती हैं, दैट अलाउज कंपोनेंट्स, जो के कंपोनेंट को टू मैनेज, कि वो कंपोनेंट मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें, एंड ट्रैक डायनामिक डाटा, और डायनामिक डाटा को ट्रैक कर सकें, और प्रॉपर्टीज दैट कैन बी चेंज ओवर टाइम ड्यू टू यूज़र इंटरेक्शंस और एप्लीकेशन इवेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ना वो मैं फिर मुझे वो याद आ जाती है, और वो अभी तक कहीं पे भी लाइव नहीं हो रहा, तो हम अच्छा अब इस डेफिनेशन को ज़रा समझ लें कि कंपोनेंट्स जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं या स्टोर कर रहे होते हैं या ट्रैक कर रहे होते हैं, किसको? डायनामिक डाटा को। प्रॉपर्टीज डाटा एक ही बात है। दैट कैन चेंज ओवर टाइम ड्यू टू यूज़र इंटरेक्शंस, जो कि यूज़र इंटरेक्शंस के साथ ओवर टाइम जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ी सी हम, कि यहीं पे हम ना इसको कहते हैं, अच्छा नीचे आते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है ये स्टेट की। इस एग्जाम्पल को पहले हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि AI मोड में चलते हैं और इसको कहते हैं कि कन्वर्ट दिस टू, पहले जावास्क्रिप्ट में देख लेते हैं कि क्या काम है, फिर उसको रिएक्ट के अंदर किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। ये एक फंक्शन बनाया हुआ उसने, ठीक है। अच्छा, इसमें HTML दी हुई है। यहाँ पे एक है काउंट वेरिएबल है, डॉक्यूमेंट गेटल में डिस्प्ले काउंट है और इंक्रीमेंट बटन है। तो यहाँ पे ना एक वेरिएबल है, एक H1 कर लेते हैं हम, 0 लिखा हुआ है, इसको ID लगी हुई है ये, और एक इंक्रीमेंट बटन का ID लगी हुई है किसी बटन को, यहाँ पे बटन ID, क्योंकि ये चीज़ें हमें फेमिलियर हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी कि ये चीज़ें हमने की हुई हैं। यानी इस पर क्लिक करें और ये इस तरीके से ये काम हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि एक फंक्शन है अपडेट UI का, इसके अंदर क्या होता है, ये जो है डिस्प्ले यानी कि ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये बटन है। इसको गेट किया, अपडेट UI एक फंक्शन है, डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये जो डिस्प्ले है इसका अंदर वाला कंटेंट जो है वो इससे चेंज किया जा रहा है,
ऐड इवेंट लिसनर, फिर नीचे आके इस बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लग रहा है, क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन क्या करता है, ये जो काउंट वाली 0 वाली वेरिएबल है इसके अंदर प्लस इक्वल करता है, यानी जो भी वेरिएबल है उसके अंदर एक जमा करता है और ये फंक्शन चला देता है। ये फंक्शन क्या चलता है, ये जो है इसका अंदर वाला जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको अपडेट कर रहा है। ये यानी कि एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना काम करना पड़ता है। इसको अच्छी तरह समझ लो तो फिर वो भी समझ, कंसेप्ट समझने हैं पर लिखना नहीं समझना। लिखना तो आप कर ही लोगे किसी ना किसी तरीके से, हम असल है कंसेप्ट समझने हैं। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक काम तो हो रहा है इंक्रीमेंट का और एक काम हो रहा है इसकी जो इनर टेक्स्ट है इस H1 की इनर टेक्स्ट ये भी अपडेट हो रही है, यानी इसका इनर टेक्स्ट भी अपडेट होता है। एक तो ये जब ये ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक होता है तो ये फंक्शन कॉल होता है ये वाला, तो इस फंक्शन के अंदर काउंट जो वेरिएबल है 0 से स्टार्ट हो रही है उसके अंदर प्लस इक्वल होता है, जो भी पहले वैल्यू होती है उसके अंदर एक जमा हो जाता है, फिर ये फंक्शन कॉल होता है। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये इसका जो टेक्स्ट है, यानी आप इसको फंक्शन लिखने के भी इसको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे यूं कर देते हैं, ये लो इस फंक्शन को ऐसे डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये फंक्शन जो कॉल होता है बटन के ऊपर, ये एक तो वो पहले उसमें जमा कर देता है पिछली वैल्यू के अंदर, 3 है तो जमा करके 4 कर देगा, फिर डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले मतलब ये H1 हेडिंग, इस हेडिंग का टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करता है काउंट, ये वर्ड डालता है और उसके बाद अटैच कर देता है काउंट वेरिएबल की वैल्यू को। यहाँ ये चीज समझ आई है कोई किसी को? यहाँ पे दो काम हो रहे, एक इंक्रीमेंट और ये एक टेक्स्ट चेंज हो रही है, उसकी यूआई अपडेट हो रही है, ये कंसेप्ट समझना। यूआई है ना, ये यूआई अपडेट हो रही है। अब ये सारा काम हमने रिएक्ट के अंदर करना है, ठीक है, ये काम हमने रिएक्ट के अंदर करना है। हम अभी मैं इसको ये सारा काम जो है इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसका ये जो है ये कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और इस बटन को भी कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे काम करते हैं, ये डाटा जो पड़ा हुआ है इसको पड़ा रहने दो। रेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रेक्ट के अंदर ये काम कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ H1, ठीक है। अच्छा, रेक्ट के अंदर अब कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनानी है। स्टेट क्या होता है, स्टेट बेसिकली, स्टेट का मतलब ये है कि इस टाइम पे इस यूआई की स्टेट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 10, ये उसकी ना स्टेट क्या होती है, हालत। इस टाइम पे इसकी हालत क्या है 10 है। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट में क्लिक किया तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, हालत चेंज हो गई, 11 हो गई, यानी पानी को, बर्फ को गर्म किया हमने, स्टेट उसकी चेंज हो गई, क्या हो गई, पानी हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गई। उस लिक्विड को फिर गर्म किया तो उसकी स्टेट चेंज होकर क्या होगी, क्या होती है, गैस होती है। 3 स्टेट्स होती है ना, माए की, बर्फ की, पानी की 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? हाँ जी, पानी की 3 हालतें कौन कौन सी हैं? माया यानी कि पानी, सॉलिड बर्फ, और गैस बुखारात जो बनते हैं, इसको स्टेट कहते हैं। इस कंपोनेंट्स की भी स्टेट्स होती हैं। ये अब इसकी हालत है कि ये कंपोनेंट इस टाइम पे 11 की स्टेट पे है। जब हम क्लिक करते हैं तो उसकी स्टेट अपडेट हो गई, क्लिक किया तो स्टेट अपडेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी हम यूं कर रहे हैं, यूआई होती है, यूआई को अपडेट करते हैं। H1 है ना, उसको कंटेंट, हम टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये काम अब हमने रेक्ट के अंदर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रेक्ट में आते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्ट, और ये वेरिएबल जो अब मैं, ये खास वेरिएबल होती है, ये जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। ये एक खास वेरिएबल होती है और ये लिखना और बनाना इसका देख लेना। वेरिएबल रिएक्ट के अंदर वेरिएबल नॉर्मल तरीके से बहुत कम बनेंगी, वेरिएबल बनेगी ज़्यादातर स्टेट से,
अच्छा जी, कॉन्स्ट उसका वो जो कीवर्ड होता है हमारा, उसके बाद लगा देनी है आपने ये अरे वाला ब्रैकेट्स, इज इक्वल टू, यहां पे हमें एक फंक्शन इंपोर्ट करना है रिएक्ट का, उसका नाम है यूज स्टेट, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब ये बेसिकली ना हमें, मैंने कहा था कि रिएक्ट के अंदर कोई भी चीज ऐसे यूज नहीं हो सकती जब तक कि वो इंपोर्ट नहीं होगी, तो ये बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करना होता है, इसको यहां पे आते हैं हम, इंपोर्ट ऐसे फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट की जो ऑफिशियल लाइब्रेरी है वहां से एक फंक्शन हम इंपोर्ट करेंगे। करली ब्रेस के अंदर इंपोर्ट हो रहा है तो ये डिफॉल्ट इंपोर्ट होगा या कॉन्स्ट इंपोर्ट होगा? करली ब्रेस के अंदर अगर ये इंपोर्ट होगा तो कॉन्स्ट इंपोर्ट होता है, डिफॉल्ट इंपोर्ट ऐसे होता है। यहां पे ये फंक्शन ये इस नाम से यूज स्टेट के नाम से फंक्शन होता है, ऐसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी देखो ये मैंने इंपोर्ट नहीं किया था तो अच्छा ये नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं इसको यूज ना करूं ना तो ये ग्रे है, ये ज़रा ग्रे है, सारे ग्रे हैं क्योंकि ये तीनों यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये यूज़ होगा। अभी इसको बड़े ज़रा समझना है आपने अच्छी तरह, ये समझ आएगी तो आपको रिएक्ट की बेस समझ आ जाएगी। ये मेन कंसेप्ट है रिएक्ट का, स्टेट का। यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट एक फंक्शन है, वो फंक्शन ना फिर दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक वेरिएबल रिटर्न करेगा, एक उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए फंक्शन रिटर्न करेगा। दो चीजें, एक वेरिएबल और उसी वेरिएबल को अपडेट अगर हमने करना है तो उसके लिए भी वो फंक्शन देगा, इसके अलावा हम उस वेरिएबल को अपडेट नहीं। कॉन्स्ट की वैल्यू अपडेट होती है? अब होगी रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट में नहीं होती। ये रिएक्ट का एक स्पेशल तरीकेकार है। यहां पे फिर ये जो ब्रैकेट है, यहां पे हमने वेरिएबल का नाम रखना है, कोई भी नाम। मैं रख रहा हूं काउंट, काउंट, कोमा ये है वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू आएगी, कॉन्स्ट की वेरिएबल होगी। अब इसको हमने अपडेट भी करना है, अपडेट करने के लिए हमें एक फंक्शन देगा ये यूज स्टेट, उसको हम कोमा लगा के कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, सेट, सॉरी गलत लिख रहा हूं, सेट काउंट, ठीक है। ये फंक्शन दो चीजें रिटर्न करेगा। अब ये जो रिटर्न करेगा वो यहां से इसमें आ जाएगी। अब ये ऐसे क्यों आ रही हैं ये हम अगला एक टॉपिक है वो समझेंगे, फिर आपको ये क्लियर होंगी चीजें। लेकिन अभी हमने स्टेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2-3 दिन आपको समझ आ जाए ना, ये 2 क्या 3 दिन भी लग जाए, अगर अब ये समझ आ गई तो फिर आपको रिएक्ट सीखने का फायदा होगा। तो ये जो यूज स्टेट एक फंक्शन है जिसको रिएक्ट की जुबान में कहते हैं हुक। हुक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ यूज, जहां भी रिएक्ट में से यूज के नाम से कोई फंक्शन स्टार्ट हो रहा होगा उसको कहते हैं हुक, HOOK, हुक। डिटेल में देखते जाएंगे हम आगे। अभी मैं इसमें आपको वो चीज करके दिखा रहा हूं। तो यूज स्टेट दो चीजें रिटर्न करेगा, एक वेरिएबल यानी कि वैल्यू, ये फर्ज कर लेते हैं हम इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं, इसके अंदर मैं 0 पास कर रहा हूं। ये 0 कहां पे आएगा? आपको ये काउंट में मिलेगा। और अब इसको मैंने चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए सेट काउंट का फंक्शन यूज होगा। कैसे करेंगे? अब पहले तो इसकी वैल्यू को देखते हैं। यहाँ H1 के अंदर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ काउंट कॉलन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ये वेरिएबल काउंट वाली। यहाँ पे ना कुछ और लिख देता हूँ, टोटल, या मैं कहता हूँ स्कोर, ठीक है। और ये काउंट वाली वेरिएबल यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कहीं पे भी रख सकता हूँ, कहीं पे भी, पूरी JSX के अंदर कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो आउटपुट क्या आएगा? 0, क्योंकि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है। अगर मैं इसको 10 कर दूं, जैसे ही मैं सेव करूंगा, अच्छा आपको ना साइड बाय साइड दिखाता हूँ, ये इसको साइड बाय साइड देखना जरूरी है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं 19,
सेव करता हूं तो ये वैल्यू चेंज हो गई। अब 2-3 रूल्स हैं वो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 तो यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे हम ऐसे, और इसके अंदर इनिशियल वैल्यू देंगे, कोई भी वैल्यू, ये अभी ये नंबर की वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, अरे हो सकती है, ये वेरिएबल किसी भी तरह की बन सकती है। सेव किया मैंने। तो ये यूज स्टेट जो है 2 चीज़ें रिटर्न करता है हमें, वो 2 चीज़ें ऐसे आ जाती हैं। अरे लगाते हैं लेफ्ट साइड पे इक्वल के, काउंट यानी कि ये वैल्यू 0 1 2, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दूँ स्कोर, तो अब ये हो जाएगा सेट, इसके साथ लगेगा, इसके आगे जो है एस कैपिटल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, स्कोर हो जाएगा। स्टार्ट वाला एस स्मॉल, सेट वाला, और आगे ये वाला एस, ये यही नाम होगा, यही नाम इसका सेट पीछे लगा देना है, सेट और आगे ये नाम और कैपिटलाइज कर देना है। यहाँ पे कोशिश करनी है हमने कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको कह देता हूँ टोटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेट टोटल और टी कैपिटल। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब होता है कि तरीक़ेकार, इस तरह आपने करना है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है। अब देखो वो नज़र क्यों नहीं आ रही, और यहाँ पे ना एरर आया है इंस्पेक्ट एलिमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये खोल के बैठा करो, क्योंकि वो मैंने, ये मुझे पता है कि एरर आया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम काउंट है। तो अब क्या हो गया, टोटल हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई हमें। हमने वो वेरिएबल, वो काउंट वाली वेरिएबल वहाँ पे जो बनाई थी वो बना ली, उसको नीचे प्रिंट आउट भी करवा दिया। अब इसको अपडेट करना, वो ऐड इवेंट लिसनर +1 और ये काम करना है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन बनाना है, बटन इंक्रीमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। तो इसको अपडेट करवाने के लिए ना हमें ना एक फंक्शन बनाना पड़ता है, या फंक्शन हम अलहदा बना लें या हम इसके अंदर ही कर लें। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको करवाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ इंक्रीमेंट। ये देख रहे हो फंक्शंस कहाँ पे बन रहे हैं, और ये जो है ना यूज स्टेट, ये हम ये टॉप पे ही रखते हैं, स्टेट की वेरिएबल कहते हैं हम इसको। और ये हैंडल फंक्शन, ये वो नोटिफिकेशन वाला था, ये हम एक और फंक्शन बना रहे हैं इस रिटर्न से पीछे यहाँ पे। तो कॉन्स लगाते हैं हम, मैं कहता हूँ हैंडल, मोस्टली हम इस तरह जो फंक्शन बनाते हैं ना, जो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम कह देते हैं हैंडल, स्टार्ट कर लेते हैं। कोई नाम जरूरी नहीं है कि यही दूं, ABC भी दे सकता हूँ। तो हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यानी कि, और फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑन क्लिक तो हैंडल इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे मैं कोई डाटा नहीं भेजूंगा इसको, तो इसलिए मुझे वो एरो वाला फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। इसको कंसोल लॉक करके देख लेना आपने कि आया कि इस बटन पे क्लिक करने से क्या ये फंक्शन चलता है। सेव किया मैंने, ये कंसोल लॉक क्यों नहीं खुल रहा, ये आ गया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये क्लियर किया मैंने, क्लिक किया तो ये फंक्शन चल रहा है, यानी इस बटन का ऑन क्लिक का इसके साथ लिंक हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप ना चीज़ें करके चला करो, सारा कोड लिखने के बाद नहीं टेस्ट करते होते कभी भी। प्रोग्रामिंग हमेशा लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप चलती है। मैंने इतना सा काम कर लिया, ठीक है, स्टेट की वेरिएबल बना ली, ठीक है। अब मुझे इस टोटल को इंक्रीज करना है, +1 करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसको इंक्रीज करने के लिए ना हमें ये सेट टोटल का एक फंक्शन है, तो ये इसके अंदर हम कॉल करेंगे सेट टोटल फंक्शन ऐसे, और इसको कहेंगे कि इसके अंदर हम इस तरीके से कहेंगे टोटल, पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है टोटल के अंदर +1 कर दो। यानी इसके अंदर क्या डालो, पहले जो वैल्यू थी इस वेरिएबल की 2 थी, 3 थी, 4 थी, उसके अंदर एक जमा करो और इस फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट सेंड कर दो। ये फंक्शन जो है ना सेट टोटल, ये नाम होगा, और ये स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। ये स्पेशल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए यूज हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं वैसे अपडेट करके दिखाता हूं। मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं टोटल प्लस इक्वल, क्या तरीका है, प्लस इक्वल वाला तरीका है ना। सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, अपडेट हो रही है वैल्यू, लेकिन यूआई अपडेट नहीं हो रही।
क्योंकि यूआई को अपडेट करने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते। ये देखो ना स्टेप है ना उसके अंदर, पहले स्टेप के अंदर हमने उसमें क्या किया था, प्लस इक्वल किया था। फिर ये वाला स्टेप अगर ना करें तो हमें आउटपुट नज़र नहीं आएगी उधर, वो ऐड इवेंट जो टेक्स्ट कंटेंट को अपडेट ना करें। ये जो काम है ना, ये सारा काम, ये वाला काम, ये काम आपका ये फंक्शन कर रहा होता है, ये फंक्शन और भी बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन हम इस तरह से इसको अपडेट नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं स्टेट की वेरिएबल, और उसको अपडेट करने के लिए भी इसी के साथ एक फंक्शन मिलता है हमें, वही इसको यूज़ होता है। तो वो हमने फंक्शन लिखा, इस फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा, ठीक है। और इससे मैंने कहा कि पहले जो टोटल की वैल्यू है उसके अंदर एक जमा करो और इसको पास कर दो। अब देखना हो गया अपडेट। बस 2 लाइनें लिखी हैं हमने, सेट काउंट, इसको कॉल किया और ऑन हैंडल। अगर आप गौर करो तो यहां पे मैंने वो डॉट टेक्स्ट कंटेंट और वो चीजें नहीं की, तो यूआई कैसे अपडेट हो रही है फिर? यही रिएक्ट की पावर है। हमने यूआई को नहीं छेड़ना, हमने खुद से टेक्स्ट कंटेंट को नया एलिमेंट क्रिएट ये नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ डाटा को मैनेज करना है। यूआई अपने आप अपडेट हो जाएगी। हमने डाटा को मैनेज करना है, यूआई अपने आप मैनेज होगी। यहां पे देखो मैंने सिर्फ क्या किया, यहां पे जो टोटल की वैल्यू थी उसको इंक्रीज किया, और यहां पे वो सारा कुछ वैल्यू खुद ब खुद होगी। वो ऐड इवेंट लिसनर और डॉट टेक्स्ट कंटेंट उसकी इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जमा पर वो खुद ब खुद हो गई। यानी यूआई वाला जो पार्ट है ना, जो डॉम को चेंज करने वाला पार्ट है, वो हमने नहीं करना, वो रिएक्ट खुद करेगा। हमने सिर्फ रिएक्ट को बताना है कि ये डाटा मेरा 3 है, जब मैंने इसके अंदर जमा किया तो इसकी स्टेट क्या हो गई, 4 हो गई, तो खुद ब खुद हमें शो करवा दे भाई ये देखो ये अपडेट हो रहा है। ये देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, ये है H1, ये स्कोर पड़ा हुआ है। अब देखना जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट होगा, ऐसे ब्लिंक होगा, ये हो रहा है, ये 4 हुआ था अभी, वो 4 5 लिखा हुआ है, वो देखो हाईलाइट होता है। रिएक्ट को पता चल जाता है कि इसने ये टोटल की वेरिएबल को अपडेट किया है, और टोटल की वेरिएबल कहां पे पड़ी हुई है, यहां पे रेंडर हो रही है, तो इस जगह पे जाके मैंने इसको अपडेट करना है। तो रिएक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को अपडेट कर रहा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारी की सारी HTML या H1 जो है ना, सारी की सारी अपडेट होती है। यहां पे देखो सिर्फ ये पार्ट अपडेट हो रहा है, ठीक है। ये है स्टेट की वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम डिटेल, ये यूज होगी, हर टाइम यूज होगी। हमने इंक्रीमेंट किया, एक और बटन बनाता हूं मैं डिक्रीमेंट का बटन, ऑन क्लिक, यहां पे कुछ हम डिक्रीमेंट करवाएंगे। अच्छा वो कह रहा है कि ये आपने जो पैरेंथेसिस लगाई है ना, इसमें फंक्शन पास करो, इसको एक्सप्रेशन को खाली नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। तो हम एक डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं। डिक्रीमेंट का फंक्शन अब हम इसी के अंदर कॉल करते हैं। तो अब हम वो ये असल मेन फंक्शन है ये वाला, ये हमने कॉल करना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट भेजनी है तो हमें ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे, ये एरो फंक्शन छोटा सा, ये क्या है एरो, इसके अंदर अब मैं सेट टोटल, ठीक है, माइनस करने के लिए क्या करूंगा, टोटल -1, सेव कर दिया। इंक्रीमेंट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीमेंट डिक्रीज कर रहा है। वेरिएबल एक ही है, ये वेरिएबल है, इंक्रीज डिक्रीज, ये बहुत पावरफुल चीज सीख रहे हैं हम। अब इसके आप फायदे आगे चल के हम देखेंगे। बस आपको ये समझ आ जाए कि ये, अच्छा जब भी, अच्छा एक और काम करते हैं हम, ये जो था ना, ये प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट, इसको इनेबल करते हैं, ये आ गया, ठीक है। ये इसकी इमेज है ना, मैं इमेज ना इसकी ख़त्म कर रहा हूँ, जस्ट ये ज़रा बड़ा हो रहा है काफ़ी, तो मैं इसकी इमेज को कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि एक स्क्रीन में हम देख लें, ठीक है। अब ये जो स्टेट की वेरिएबल है,
ये हम इसको भी दे सकते हैं, मैं देता हूं, मैं कहता हूं जी टोटल इज इक्वल टू टोटल, सेम नाम से मैं भेज रहा हूं, एज ए क्या कर रहा हूं, प्रॉप ड्रिल कर रहा हूं, लिफ्ट कर रहा हूं, ये वेरिएबल भेज रहा हूं ना भाई, जो यहां से जो कुछ भी कर रहा हूं वो प्रॉप ड्रिलिंग ही कर रहा हूं, प्रॉप लिफ्टिंग अभी मैं नहीं कर रहा, प्रॉप ड्रिल कर रहा हूं मैं। ये टोटल जो था, ये जो स्टेट की वेरिएबल है, ये मैंने भेज दी इस प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट को, तो मुझे ये क्या मिलेगा, प्राइस प्रॉप्स डॉट टोटल। तो ये मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही मैं शो करवाता हूँ, यहाँ पे H3 लगा देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ टोटल कॉलन, और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट टोटल। तो ये वैल्यू यहाँ पे भी मिल गई। अब समझना है, मेन किधर पड़ी है, ये वैल्यू पेरेंट की है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, पेरेंट में। ये रिफ्रेश करता हूँ 0 0, पेरेंट को मैंने इंक्रीमेंट किया, नीचे भी उसके चाइल्ड में भी वो जा रही है, इंक्रीमेंट कर रहा हूं, देखो डिक्रीमेंट कर रहा हूं, ये कंपोनेंट भी री रेंडर हो रहा है। यहां पे देखो, ये था ना H3, यहां पे थी, इंक्रीमेंट को देखो अपडेट हो रहा है, ये चाइल्ड है उसका। यानी यहां पे क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं ट्री शेकिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं एडवांस की, तो अभी रिएक्ट के अंदर भी मैं थोड़ा सा अभी बिगनर लेवल पे चल रहा हूँ। इसे हम कहते हैं ट्री शेकिंग इफेक्ट। पेरेंट के अंदर एक वेरिएबल है स्टेट की, उसको मैंने अपडेट किया, मैंने चाइल्ड को तो अपडेट किया ही नहीं है, चाइल्ड को अपडेट किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ उसको वेरिएबल भेजी हुई है वो वाली। अपडेट कहाँ कर रहा हूँ मैं, पेरेंट के अंदर, तो वो चाइल्ड के अंदर भी अपडेट हो रहा है। ये कैसे होता है, ये जो स्टेट की वेरिएबल को जब भी अपडेट किया जाता है, स्टेट की वेरिएबल को जब भी अपडेट किया जाता है, तब जिसने वो वेरिएबल को लिया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, दूसरे लफ्ज़ों में आपने एक चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप एक टीवी पे चैनल देख रहे हो, 2 लोग देख रहे हैं, छक्का लगता है, तो क्या ख्याल है, एक के पास चौका लगेगा, एक के पास छक्का लगेगा, या दोनों के पास छक्का लगेगा, दोनों के पास छक्का लगेगा। क्यों, उन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, वो देख रहे हैं उसको। तो यहां पे भी इस चाइल्ड ने इस पेरेंट की स्टेट को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये अपडेट होती है ना, तो ट्री शेकिंग इफेक्ट होता है, पेरेंट शेक करता है तो नीचे जितने भी बच्चे हिल जाते हैं, इसे कहते हैं ट्री शेकिंग। तो जैसे ही वो हिलते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल लेंगे, खुद वो चेंज होगा, पेरेंट अपडेट होगा, तो नीचे अपने बच्चों को भी अपडेट करेगा। किन बच्चों को, जिन्होंने वो वेरिएबल ली होगी स्टेट वाली। अगर यहाँ पे एक और होता, कोई और कंपोनेंट होता, भी हम बना लेंगे, उसके अंदर ये वेरिएबल ना जा रही होती, तो वो अपडेट ना होता, सिर्फ वो अपडेट होगा जिसने ये वेरिएबल रिसीव कर रखी होगी। क्योंकि ये स्पेशल वेरिएबल है, ये आम वेरिएबल नहीं है, ये स्टेट की स्पेशल वेरिएबल होती है। जब जब ये अपडेट होती है तो खुद, यानी कि ऐप खुद भी और इसके बच्चे भी दोबारा से री रेंडर होते हैं, रिफ्रेश होते हैं। रिफ्रेश नहीं कहेंगे, री रेंडर कहेंगे हम इसे, री रेंडर। रिफ्रेश नहीं, रिफ्रेश और चीज़ है, रिफ्रेश तो ये है, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये रिफ्रेश किया तो 0 0 हो गया, लेकिन ये रिफ्रेश नहीं होते, ये री रेंडर होते हैं, दोबारा चलते हैं। लेकिन जब ये दोबारा चलते हैं तो इसको कैसे पता चलता है कि मेरी पिछली वेरिएबल वो थी? यही पावर है स्टेट की। यानी मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, जब मैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया वो तो 0 0 पे चला गया। मेमोरी के अंदर सेव होता है ना, मेमोरी रैम के अंदर, ठीक है। यानी ये लैपटॉप मेरा चल रहा है, अगर इसमें मैं शट डाउन कर दूं और उसके बाद चलाऊंगा तो सारे एप्लीकेशन बंद हुई पड़ी होंगी, क्योंकि ये रैम के अंदर पड़ी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरजी मेमोरी होती है हमारी। तो रिफ्रेश नहीं करना, ये क्या करता है, री रेंडर कर रहा होता है। ये भी मैं दिखाऊंगा कल आपको कि री रेंडरिंग कैसे हो रही होती है। अभी सिर्फ आपने ये समझना है आज का लेक्चर कि स्टेट की वेरिएबल कैसे बनती है,
यूज स्टेट का हुक यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं हुक, और ये इंपोर्ट होगा रेक्ट से। रेक्ट क्या है? ऑफिशियल जो लाइब्रेरी है रेक्ट। अब इंपोर्ट कर रहे हैं हम रेक्ट के अंदर से कुछ फंक्शंस, और ये क्योंकि वहां से रेक्ट में से ये कॉन्स्ट एक्सपोर्ट हुआ है, इसलिए यहां पे करली ब्रेस के अंदर इंपोर्ट करना है हमने। अब ये मुझे कैसे पता चला कॉन्स्ट एक्सपोर्ट है? क्योंकि रेक्ट जो है ना ये सिंगल लाइब्रेरी बन जाती है इन दी एंड। तो एक में से ना बहुत सारे फंक्शंस एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत सारे फंक्शन जाहिर है एक फाइल में से एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, बाकी सारे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं है, वो और है कोई। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें करली ब्रेस के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेना है। फिर हमारा जो ये फंक्शन है इसके अंदर आके हमने कॉन्स्ट अरे बनानी है। इस अरे के इक्वल करके राइट साइड पे यूज स्टेट ये नाम इसी तरह रख देना है, और इसके अंदर हमें पैरेंथेसिस के अंदर इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू डाल देनी है। किस वैल्यू? अगर ये स्ट्रिंग वाली होती तो मैं इधर कोई स्ट्रिंग डाल देता, ऐसे करके ए रख देता कोई, लेकिन ये मेरी नंबर वाली है तो मैं इसमें 0 स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे अरे के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक वेरिएबल खुद मिलेगी और एक उसको अपडेट करने वाला फंक्शन मिलेगा। उसके नाम आप जो मर्जी दे सकते हो, ये आपके ऊपर होता है, लेकिन हमने कुछ प्रॉपर नेमिंग देनी होती है। टोटल मैंने दिया, तो जब मैं इसका जो फंक्शन दूंगा तो उसके पीछे लगा दूंगा सेट, और उसका टी जो है वो कैपिटल कर दूंगा। अगर ये होता स्कोर तो स्कोर सेट एस कैपिटल, अगर ये होता काउंट, काउंट सेट सी कैपिटल काउंट। ठीक है, अब ये हमारी कॉन्स्ट की वेरिएबल। अच्छा गौर करो तो कॉन्स्ट की वेरिएबल अपडेट हो रही है, हालांकि कॉन्स्ट तो अपडेट ही नहीं होती, लेकिन ये स्पेशल वेरिएबल है। फिर जब हमने इसको अपडेट करना है तो हमने क्या कर, अच्छा इसको इस तरीके से वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं, जहां पे भी आपने इसकी वैल्यू शो करवानी है उसमें जाके आप पैरेंथेसिस लगाओगे और उसको रख दोगे। ये जहां मर्जी 10 जगह कर लो, यहां पे कर दूं मैं टोटल, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी देखो, वो देखो 6 ही आया था डिग्रीज सर तरफ देखो, क्योंकि ये एक स्पेशल चैनल सबने देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक हैंडल इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कहा सेट टोटल, क्योंकि इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए हमें इसी फंक्शन को यूज करना है, और उसके अंदर हमने कहा कि टोटल जो पहले से वैल्यू पड़ी है वेरिएबल के अंदर है ना, इस वेरिएबल में है ना वैल्यू, उसके अंदर एक जमा करके इस फंक्शन को दे दो। फर्ज करो यहाँ पे अब 9 है, तो मैंने जब इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो 9 जमा 1 10, 10 इसके अंदर चला गया, वो 10 गया तो इसने जाके अपना सारा काम जो करना था वो कर लिया। एक तो ये तरीकेकार है, अलहदा से फंक्शन बना दे, या हम ऑन क्लिक के ऊपर डिक्रीमेंट वाला इस तरीके से एरो फंक्शन बना लें छोटा सा, उसके अंदर ही हम डायरेक्ट कॉल कर दें सेट टोटल, टोटल वेरिएबल -1। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। बेहतर तरीका क्या है क्या नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो। छोटा सा काम करना है आप यूं कर दो, कोई बड़ा काम करना है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी लाइनें लिखनी है तो फिर आप अलहदा से फंक्शन बनाओ। फिर इसके बाद हमने समझा कि ये स्टेट की वेरिएबल को अगर हम किसी चाइल्ड को दे दें, तो जब हम अपनी पेरेंट में से उस वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो उस चाइल्ड की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। अगर ये इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर एक और चाइल्ड को ये मिल रही होती, वो भी अपडेट हो जाता, सारे जितने भी चाइल्ड उसको ले रहे होंगे सब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इसको हम कल भी देखेंगे और इसकी परसों भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक तो आपका ये काम है, और दूसरा काम आपका क्या होगा, ये घर से करके लाना है। डिक्रीमेंट करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, 0 आ गया, ये माइनस में जाने लग गया, ये माइनस में ना जाए। इस फंक्शन के अंदर ये वाला ये डिक्रीमेंट है ना, सॉरी चलो हम यूं कर लेते हैं, ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट ये 10 से ऊपर ना जाए। जब 10 हो जाए ना वैल्यू तो ये ऊपर ना जाए। आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर कंडीशन लगा देनी है, इफ टोटल इज इक्वल टू 10 या लेस देन 10 तब ये सेट काउंट चले, एल्स ना चले।
बस ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि आप कंडीशंस लगाना सीखेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि चले मैं लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कंडीशन। फ़र्ज़ करो मैं चाह रहा हूँ कि ये ना जाए, 10 से ऊपर ना जाए, तो मैं इसको कट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ़ वेरिएबल का क्या नाम है, किस में आ रही है ये वैल्यू 14 13, क्या नाम रखा है वेरिएबल का हमने, टोटल। टोटल लेस देन इक्वल टू 10 हो तब तक ये चलता रहे, एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने कुछ करना ही नहीं है। यानी टोटल जो है वो छोटा हो 10 से या बराबर हो 10 से, तब तक ये इफ कंडीशन ट्रू रहे और ये चलता रहे। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3, कंडीशन ट्रू है अभी भी, ट्रू है अभी भी, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है अभी भी, ट्रू है, फॉल्स हो गई, लेकिन 11 तक जा रहा है। क्यों? एक इसको ना +1 किया हुआ हमें लेस देन रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन बहरहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब नहीं जाएगी। ये पहले क्यों हुआ था, इसके